नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है कंप्लीट प्राचीन इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे प्राचीन इतिहास के। आप सभी देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन जो दोस्तों चुन चुन कर लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर लगाया गया है। मतलब पहले जो पूरा पाषाण काल है उसका है, फिर उसके सिंधु घाटी सभ्यता का है, वैदिक सभ्यता है। इस प्रकार से आप सभी का हर चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप सभी के साथ साथ होते जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यह वीडियो बता दें आप सभी को कि आप चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, या फिर बीपीएससी की, स्टेट एग्जाम की, एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उस भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। ये पत्थर के औजार थे। क्या थे? पत्थर के औजार थे। इसके किन पॉइंट देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रोलिथ का प्रयोग किस में किया जाता था? तो जो भाले थे उनके बिंदुओं में और तीर के निशानों में किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? भेड़, बकरी, कुत्ता, या फिर क्या दोस्तों घोड़ा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कुत्ता पाला गया था। और अगर आपसे से यह पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? जो सेल्ट था वो नवपाषाण काल का क्या है? एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण, एक कलश। तो राइट आंसर क्या है? एक उपकरण था। सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द जो है पाषाण युग के अंतिम चरणों को दर्शाता है। अगर बात कर ले कि पहिए की खोज किसकी? पहिए की खोज किस युग में हुई थी? तो नवपाषाण युग में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नीचे आ ही गया कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल युग में हुआ था। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पूरा पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, बागोड़ से। कहाँ से? बागोड़ से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, हुनसागी। कौन सा? हुनसागी जो है यह है। हुनसागी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में। ये क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, हथनौरा। कहाँ पर पाई गई थी? हथनौरा। आप सभी को बता दें कि प्राचीन इतिहास को जो है स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक प्रागैतिहासिक इतिहास हो गया, एक मध्य ऐतिहासिक हो गया, क्या? एक मध्य हो गया, और एक हो गया ऐतिहासिक। कौन सा? एक ऐतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए।
और इसमें मध्य ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल है। इसमें लिखित साक्ष्य पाए गए लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक जो है लिखित साक्ष्य पाए गए और इसे पढ़ा भी जा सका, जो जिसे वैदिक सभ्यता के आगे की जो सभ्यता है वो ऐतिहासिक में आती है। और जो अगर बात कर ले कि मध्य ऐतिहासिक किस में आती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मध्य ऐतिहासिक काल में आती है। और प्रागैतिहासिक में नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब जो है ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? और आप सभी को बता दें कि अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था। निम्न में से किस भारत निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, पाषाण काल में। कब पाए गए थे? पाषाण काल में। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कहाँ पर पाए गए थे? महाराष्ट्र में पाए गए थे। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे और उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे पाए गए थे उनसे क्या बनाए जाते थे? मोती, हीरा, चांदी, तांबा क्या बनाए जाते थे? तो आप टिक क्या करेंगे? मोती बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? अनुपाषाण युग को, मध्य पाषाण युग को, पूरा पाषाण युग को, या फिर नव पाषाण युग को? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, नव पाषाण युग को। किसे? नव पाषाण युग को माना जाता है। नेक्स्ट, बुर्जहूम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बुर्जहूम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में बुर्जहूम शामिल है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर ऊंचा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यह विश्व धरोहर यूनेस्को की साइड में भी शामिल हो गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बुर्जहूम जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक थी? या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण युग की अवधि कब से कब वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है? मतलब बीसी आपसे इसे पूछा रहा है कि मध्य पाषाण युग है, इसका समय अवधि बीसी में बताइए कितनी थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी जो है समय अवधि थी। नेक्स्ट देखते हैं, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, लगभग 3000 ईसा पूर्व। कब? 3000 ईसा पूर्व से, मतलब वर्ष पहले से ही महापाषाणों को, मतलब जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, उन्हें खड़े करने की प्रथा चालू हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, नवपाषाण युग में जो है कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। और आप सभी को बता दें कि अभी एमटीएस का जो पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आया, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि कैटल युग किस युग का स्थल था? तो आप बताएंगे नवपाषाण युग का यह स्थल था। अगर आपसे इसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? तो कैटल युग जो है दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कहाँ पर स्थित है? कोन्या शहर में। यह कहाँ पर आता है? तो तुर्की में आता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब वो ज़माना चला गया कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपसे देख सकते हैं एग्जाम का लेवल किस तरह बढ़ाया जा रहा है, उसी हिसाब से
मैं आपसे को यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आपसे बता दें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एनसीईआरटी को फॉलो कर ही यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब लिए गए हैं। क्लास 1 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को मैंने देखा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो यहाँ पर लिए गए हैं। और आपसे कि पीआईक्यू को भी मैंने देखा कि किस हिसाब से आपसे के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट किया है। तो आपसे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। 1957 से 1958 के बीच में भीमबेटका की खोज हुई थी। और भीमबेटका जो है यूनेस्को साइट में भी शामिल हो गया है। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। नेक्स्ट, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोरा वृत्त में, मनहरी में, महापाषाण तंबू में, या शैलकृत गुफाएं में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, संगोरा वृत्त में। संगोरा वृत्त प्राकृतिक पत्थर की पंक्ति है जो समांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया शब्द जो है इंडन से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसे सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। हिंदू इंडिया शब्द जो है संस्कृत शब्द सिंधु से बना है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंडिया शब्द है वह किस शब्द से बना है? तो सिंधु शब्द से बना है। नेक्स्ट, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, भिड़ाना। भिड़ाना जो है इसे माना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है ये आप देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। कितना है? 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। किस आधार पर इसे माना गया है? तो रेडियो डेटिंग के अनुसार इसे माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस निम्न में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर आसान हमारा ए बिल्कुल राइट है, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में यह स्थित है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही दिया गया है कहाँ पर स्थित है। तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व स्थित था। मतलब 3700 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई थी। और कहाँ पर है ये? तो गुजरात के भाल क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा। हड़प्पा जो है या था। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। नेक्स्ट, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, ये आप याद रखें। इसकी खोज जो है कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1957 में इसकी खोज हुई थी। आगे देखते हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? यहाँ पर आपसे इसे पूछा जा रहा है कि इन चारों स्थलों में से कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। और किस नदी के तट पर है ये? तो सतलज नदी की। किसके? सतलज नदी के तट पर यह स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है,
मगधा मगधा से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये आप याद रखें। आप सभी को दोस्तों क्लास में ही आप सभी को याद करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब स्थल जो है रिपीट होते हैं, तो आप सभी को स्टेट को याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही आप सभी को याद हो जाएगा। जैसे अब आप सभी से पूछा जाए लोथल कहाँ पर है, तो आप सभी को पता ही होगा कि अब गुजरात में है, क्योंकि कई बार आ चुका है। इस प्रकार जो धोलावीरा है या कहाँ पर है, ये सब भी आप सभी को याद करा दिया जाएगा। धोलावीरा जो है गुजरात में है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर जो है दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिए। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये आप याद रखें। कृषि में जो है जौ और गेहूँ इनकी खेती सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो मेहरगढ़ में हुई थी। ये वही यहाँ पर दिया गया है कि यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अभी आप सभी को मैंने बताया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वहीं बात कर लें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी जी ने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में से किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, वर्गाकार या आयताकार जो है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से घर मिले हुए हैं। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डी और घरों के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। किसके? जानवरों की हड्डी और घरों के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरी को पाला क्योंकि यह सबसे पुराने गांव में से एक था। मेहरगढ़ की खोज 1774 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों में जीन फ्रांसवा जारिगे ने की थी। किसने की थी? जारिगे ने की थी। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हरियाणा में है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा या फिर राखीगढ़ी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में है। भगवानपुरा जो है यह भी हरियाणा में है। बनवाली जो है यह भी हरियाणा में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वह बोलन दर्रे के पास स्थित है। दोस्तों अब वो जो सिंपल क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को वो नहीं कराया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में। सबसे मतलब पूछा जाए कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पाया गया, ये सब अब कम पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को वो नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन जो कराए जाएंगे, जो मतलब कराया जा रहा है वो आप सभी के एग्जाम से भी रिलेटेड है। मतलब क्वेश्चन फालतू नहीं लाया गया है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको भी धैर्यपूर्वक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखें। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पर पाए गए थे? दार्जिलिंग हेडिंग में पाया गया था। दार्जिलिंग हेडिंग असम के दिमासाओ जिले में एक नौपाषाण स्थल है। दार्जिलिंग हेडिंग जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के करीब स्थित है। 1961 या 63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कलाकृति मिली यहाँ पर जेडाइट पत्थर जो चीन से लाया गया था, और 4 प्रकार की यहाँ पर सिरामिक जो है कार्ड मार्ड और इंक्रीज्ड स्टेम्ड और प्लेन और फाइन रेड बियर यहाँ पर मिले हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से पुरास्थलों में से एक हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में नहीं स्थित है। तो सोर्टुघई जो है ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। सोर्टुघई जो है या पाकिस्तान में नहीं स्थित है। बाकी चंद्रलो, बालाकोट, कोटदीरी ये सब पाकिस्तान में स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ये कहाँ पर स्थित है सोर्टुघई, इसे भी आप देख लें। तो हड़प्पा सभ्यता का सोर्टुघई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दड़कर जिले में स्थित है। कहाँ पर? दड़कर जिले में स्थित है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। सोर्टुघई जो है यह स्थित है। इसके बारे में और देख लें कि हड़प्पा सभ्यता का सोर्टुघई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दड़कर जिले में स्थित है। सोर्टुघई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी। क्या थी? चौकी थी। आसपास के क्षेत्र में स्थित लेपिस लेजुली खानों से यह जुड़ी हुई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा शहर है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा शहर है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है इसमें पूछा जा रहा है। तो धोलावीरा। और बात कर लेंगे धोलावीरा यहाँ पर क्या क्या पाए गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पूछा जाता है धोलावीरा जो है कितने भागों में विभाजित था? तो यह 3 भागों में विभाजित था। और यहाँ पर लकड़ियों की नाली पाए गए थे, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु की प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा वासियों को जो है वर्तमान राजस्थान से तांबे की प्राप्त हुई थी। किसकी? तांबे की प्राप्त हुई थी। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ था। खेतड़ी अलावारी रेंज से। कहाँ से? खेतड़ी अरावली रेंज थे। ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से उन्हें तांबे की खान प्राप्त होती है और यहाँ से तांबे प्राप्त करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? मांडा, चौंदड़ो, कालीबंगा या फिर नागेश्वर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा मतलब पूर्व पश्चिम हड़प्पा दोनों के अवशेष पाए गए थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले प्रमाण मिले हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? कालीबंगा। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये आप याद रखें। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे? किस स्थल पर 2 लोगों के शव पाए गए थे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में? ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चौंदड़ो में या लोथल में? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। लोथल में पाए गए थे। यहाँ पर तीन युगल समाधि मिली थी, मतलब 3 ऐसी समाधि मिली थी जिसमें 2 लोगों को साथ साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? हड़प्पा के लोग जो थे वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तो कर्नाटक से। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। कर्नाटक से लाते थे।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से सोने के आभूषण मिले हैं। हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी उस समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। जनता के लिए आवासीय भवन जो था यह वह हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था। बाकी अनाज के लिए गोदाम ये सब थे, स्नानागार था, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ थी, ये सब थे, लेकिन जनता के लिए आवासीय भवन इसकी सुविधा नहीं की गई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, इसे आप टिक करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपसे को बता दें, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वो सभी आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, एमटीएस में पूछे गए हैं, जीडी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, यूपीपी में पूछे गए थे, अभी जो पेपर हुआ था। इस मतलब जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो सभी पीवाई के हुए हैं, इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी यह वीडियो है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? ये क्वेश्चन से पहले इसे देख लें। चंद्रोलो जो है एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा एक स्थल था जहाँ पर कोई भी नगर दुर्ग नहीं पाया जाता है? तो चंद्रोलो है। और कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है यह। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? चांदी, सोना, तांबा या लोहा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, तांबे का प्रयोग किया जाता था औजार बनाने में। तांबा सिंधु घाटी में उपकरण, बर्तन, अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली पहली धातु थी। उपयोग की जाने वाली अन्य जो धातुएं थी उसमें शीशा हो गया, सोना हो गया, कांस्य हो गया और चांदी हो गई, ये अन्य धातुएं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, उत्तराखंड में नहीं पाए गए। बाकी यहाँ पर आपसे पता होगा लोथल पा गया गुजरात में, राजस्थान से कालीबंगा, हरियाणा से राखीगढ़ी, बनवाली, भगवानपुरा, ये सब पाए गए थे। अब यहाँ पर आप देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं और कुछ उनके राज्य हैं। किस राज्य में कौन से स्थल पाए गए ये आप देख लें। तो हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन से पाए गए? तो लोथल पाया गया यहाँ पर, धोलावीरा हो गया, बाबरकोट हो गया, बेट द्वारका हो गया, भगवत राव हो गया, देसलपुर हो गया, गोला धोरो हो गया, काज हो गया, कजिंतर हो गया, खिरसरा हो गया, कोटदा भादली हो गया, कुटासी हो गया, लोकेश्वर आदि जो है ये गुजरात राज्य में पाए गए। उसके बाद राजस्थान में बात करें कि बारोर जो है हो गया, कालीबंगम और करड़पुरा हो गया, ये राजस्थान में पाई गई। हरियाणा में बालू, राखीगढ़ी, बनवाली, भिराना, फरमाना, हिसार, टीला, जोगनाखेड़ा, कुड़ाल, मिठाथल और तिगराना जो है ये कहाँ पर पाई गई? हरियाणा में पाई गई। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करिएगा और इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि स्थल और राज्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पूछा जाता है इस स्थान पे क्या पाए गए थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस से बनी थी? तो राइट आंसर क्या है? सिलखड़ी से बनी थी। किसकी बनी थी? सिलखड़ी से बनी थी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो है सिलखड़ी सिलखड़ी क्या है? एक प्रकार का नर्म पत्थर है। कुछ मोहरे जो है टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथीदांत और चीनी मिट्टी से भी बने थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार थी। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, आयताकार। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? जो है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर में या फिर पंजाब में? तो राइट आंसर क्या है? सिंध में। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। मोहनजोदड़ो सिंधु
प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत लोगों का टीला। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी वस्तु में से एक थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। कहाँ निकले हैं? तो दमदमा में निकले हैं। और 2 लोग अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 2 युगल समाधि कहाँ पर मिले थे? लोथल में। और 3 युगल समाधि कहाँ पर मिली हैं? दमदमा में मिले हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, बुरजहुम से। कहाँ से? बुरजहुम से प्राप्त हुए हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहुम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल सुटकोरदा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, गुजरात राज्य में स्थित है। सुटकोरदा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक ग्राम में स्थित है। 1964 के दौरान, कब? 1964 के दौरान सुटकोरदा की खोज जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, बुरजहुम। कहाँ से? बुरजहुम से प्राप्त हुए हैं। बुरजहुम एक पुरातत्व स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण हैं। यह एक आदिम आवास है। बुरजहुम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीरी घाट में स्थित है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल जो है इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सो तो महाराष्ट्र में। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ पर इनाम पूछा जाएगा। इनाम गांव जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? तो घोड़ नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। इसे भीम घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। नेक्स्ट, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो घोड़ नदी के। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप सभी को इनाम गांव के बारे में पूरा बताएंगे। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातात्विक विदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी बी बिल्कुल राइट है, शिलालेखों का अध्ययन करना ही पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। नेक्स्ट, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन सांस्कृतिक से है? मतलब इसका संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इससे है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो मिला कहाँ पर मिला है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, नर्मदा नदी के तट पर मिला है। नेक्स्ट, राक का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राक का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, संगंकल्लू से। किससे संबंधित है? संगंकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर के पास से बेल्लरी जनपद में स्थित संगंकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थलों से राक का टीला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? नवादा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण कहा जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब वैदिक सभ्यता की कुछ बेसिक जो पॉइंट हैं इन्हें देख लें, ताकि आपसे कोई इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने इस चैप्टर से रिलेटेड उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। किस सभ्यता के बाद हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच है। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। बात कर लें कि इस काल की तिथि निर्धारण भी मतलब विवादास्पद है, मतलब स्पष्ट नहीं अभी कहा जा सका है कि इसका समय इतना से इतना ही है, मतलब विवाद है इसमें। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है, जो एक ज्योतिषी गणना करके इसका काल जो है 6000 ईसा पूर्व बताया है। वहीं पर हरमोन जेकोबिक ने इसे 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच आका है। और विंटर नित्य ने इसे 3000 ईसा पूर्व बताया है। ये सभी पॉइंट जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, हरमन मोहन के हिसाब से कितना है, ये सब पूछे जा सकते हैं। इसे आप याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं अब कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान जो है सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच था। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। उसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती थी? गंगा, सतलज, सरस्वती या फिर ब्यास, किसको माना जाता था? तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी को। उसके बाद देखते हैं वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं को शामिल किया गया है। वेदों को अपौरुष कहा गया। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आप देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 10-28 सूक्त हैं। किसमें? 10-28 सूक्त इसमें दिए गए हैं। और पहला और 9वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया, ये आप याद रखिएगा। 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं वो अभी आप देखेंगे। 4 वेद हैं जिसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। ऋग्वेद जो है इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है जादू और आकर्षण की पुस्तक है। ऋग्वेद में 10-28 भजन या सूक्त हैं। अग्नि, इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित है। ऋग्वेद किसको समर्पित है? तो अग्नि, इंद्र देवताओं को समर्पित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन कौन से वेद 4 हैं? तो एक ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। आगे देखते हैं। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। 1800 से 1500 ईसा पूर्व 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 2007 में। कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है, जिसे मंडलायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति जो है 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? वड का, सोम का या अयस का या फिर गम्य का? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, वड का जो है उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी।
मतलब शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, व्यवसाय पर आधारित थी। ये मायने नहीं रखता था आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। ये मायने रखता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप क्या करते हैं, उसी हिसाब से आपकी वर्ण व्यवस्था को जो है बांटा गया था। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो अच्छा विद्वान है, अच्छा नॉलेज रखता है, तो वो क्षत्रिय क्या बन जाएगा? पंडित बन जाएगा। कोई व्यक्ति कहीं पर जन्म लिया है, लेकिन वो अच्छा है, एक योद्धा है, वीर पुरुष है, तो वह क्षत्रिय बन जाएगा। ऐसा जो है आरंभिक काल में हुआ था। वहाँ पर जो है जन्म आधार पर जो है कुल नहीं बांटा गया था, मतलब जाति नहीं बांटी गई थी। उस समय ज्ञान पर और व्यवसाय पर आपके निर्भर करता था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुशड़ी या इरावती के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुशड़ी या इरावती के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? रावी नदी को। किसको माना जाता था? रावी को माना जाता था। वहीं बात कर लें सरस्वती नदी जो है, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसे घग्गर कहते हैं। क्या है? घग्गर नाम इसका वर्तमान में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? मतलब यहाँ पर कहा गया है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, कौशल विदेह को। किन्हें माना जाता था? कौशल और विदेह को माना जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, वंश परंपरागत राजतंत्र था। आगे देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में राजा जो जनता से कर लेते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। जो ऋग्वैदिक काल में उस समय जो बलि दी जाती थी वो स्वेच्छा से दी जाती थी। अगर आपके पास है तो आप दे दें, नहीं तो ना दें। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल जब आया तो उसमें स्वेच्छा के स्थान पर नियमित कर देने की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो किस अंग का आभूषण था? तो राइट आंसर क्या है? गले का। किसका था? गले का था। नेक्स्ट, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 10 मंडलों में इसे विभाजित किया गया था। ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना है। इसमें 10,600 श्लोक और 1028 सूक्त का संग्रह है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तवन हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। प्रमुख जीवित शाखा शाक्यलायन है और दूसरी जो है शाखा जो है वाष्कलायन है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में तीसरे मंडल में वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में किया गया है। नवम मंडल 9 पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है जो बताया गया है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजा, जांघों और पैरों से हुआ था। किससे हुआ था? ब्रह्मा के मुख से, जांघों से, भुजाओं से, जांघों से और पैरों से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद में। किस में हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, ऋग्वेद से लिया गया है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? वैदिक भजनों की मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। सूत्र, पाद, संहिता या फिर मुख? तो राइट आंसर क्या है? संहिता कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपित कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? गोपित का अर्थ क्या है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? मवेशियों का स्वामी। किसका? ये आपसे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क करिएगा कि जो वैदिक समय था, वैदिक काल था, उसमें गोपित राजा को कहा जाता था। गोपित का अर्थ क्या होता है? तो मवेशियों का स्वामी होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियाँ कौन सी थीं? मतलब जो विश्वामित्र थे वो किन दो नदियों से संवाद कर एक पुस्तक लिखी है, वो आपसे से इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में जो है एक स्रोत मिला है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये दो नदियाँ क्या थी? अलकनंदा भागीरथी या फिर रावी चिनाब, गंगा यमुना, ब्यास सतलुज? तो राइट आंसर क्या है? ब्यास और सतलुज नदी थी। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? तांबे की। किसकी? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऋग्वैदिक और प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? इसमें कौन सी एक नदी थी जिसे वो देवी मानते थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। अग्नि थी, सिंधु थी, एरिका थी या उषा थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, सिंधु नदी को मानते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देखें। सिंधु, इंडस जिसे कहते हैं, विविस्ता जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं, अश्कनी जो पहले, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तब की पॉइंट है कि आप याद रखिएगा, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें मतलब प्राचीन काल में क्या कहते थे, वर्तमान में क्या कहते हैं। सिंध नदी को सिंधी कहते हैं, पहले इंडस भी कहते थे लेकिन अब सिंधी कहते हैं। फिर विविस्ता नदी, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? झेलम हो गया है। अश्कनी, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? चिनाब हो गया है। परुसड़ी या इरावती, वर्तमान में इसका नाम रावी हो गया है। विविस्ता जो है, विपाशा जो है, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ब्यास कहते हैं। शतुद्री, वर्तमान में इसे सतलज कहते हैं। और सरस्वती में जो सूख गई है, इसे क्या कहते हैं? घग्गर कहते हैं। और अग्नि, हिंदू धर्म के अग्नि देवता को अग्नि कहते थे। उषा, भोर की देवी को उषा कहते हैं। एरिका जो है, सुंदर के देवता को एरिका कहते हैं। यह सब याद रखिएगा। ये की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर याद जरूर रखिएगा कि प्राचीन काल में नदियों को क्या कहते थे और वर्तमान में अब क्या कह रहे हैं। सिंधु को इंडस कहते थे, विविस्ता को झेलम कहते हैं, अश्कनी को चिनाब कहते हैं, परुसरी को रावी कहते हैं, विपाशा को ब्यास कहते हैं, सतुद्री को सतलुज कहते हैं, और सरस्वती जो सूख गई है, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर कहते हैं। उषा किसकी देवी थी? तो भोर की देवी थी। नेक्स्ट, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक जो वेद हैं या संग्रह है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता के नाम से जाना जाता है। 4 वैदिक संहिताएं हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच रखी गई। नेक्स्ट, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? परुसरी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो जो सामवेद है या संगीत से संबंधित है। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? सामवेद में किया गया था। अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? अथर्ववेद जो है कितने खंडों का एक संग्रह है? तो राइट आंसर क्या है? 20 खंडों का यह संग्रह है। कितने? 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद 20 खंडों में बांटा गया है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ और 730 भजनों का संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल कितने वेदांग हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 6 है। कितनी है? 6 वेदांग है। वेदांग
वेदों के अध्ययन और समझने से जुड़े 6 सहायक विषय हैं। यह वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। कल्प जो है यह अनुष्ठान को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आपसे बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने गए हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। उसके बाद PDF टेलीग्राम से लेकर पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो राइट आंसर क्या है? परशुराम नदी के किनारे लड़ा गया था। दशराज युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, यह परशुराम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था और दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। यह लड़ाई परशुराम नदी पर लड़ी गई थी और इसमें भारत के राजा सुदास की जीत हुई थी। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों को निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? मतलब पूछा जा रहा है इसमें कौन सा नहीं, तो सिद्धि जो है ये नहीं है, बाकी अर्थ हो गया, मोक्ष हो गया, धर्म हो गया, ये सब जो है जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं उसमें शामिल है। नेक्स्ट, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में जो 8 प्रकार के विवाह होते थे उनमें से कौन सा विवाह जो है वो प्रेम से संबंधित है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या आर्ष विवाह? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट, आर्य शब्द जो है किस शब्द को इंगित करता है? आर्य शब्द जो है किस शब्द को इंगित करता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को यह इंगित करता है। और आपसे को बता दें, SSC GT किसका? SSC GT का जो भी पेपर हुआ 2024 में, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि आर्य शब्द को क्या कहते हैं या किस शब्द को इंगित कर रहा है? तो श्रेष्ठ या कुलीन को इंगित करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, सप्त सिंधु में है। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत जो थी ये थी। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, एक वराह का रूप धारण किया था। वराह को हिंदी में क्या कहते हैं इसे भी आप जान लें, सूअर कहते हैं। का अवतार भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। यह प्रतिमा के अनुसार सूअर बलिदान के सभी पशुओं का एक प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजाभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राजाभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं, ये आपसे तो चुनना है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, सही है। वे यज्ञ के अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व ही हो जाता था। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। मतलब वे
उनका विवाह जो है यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था। ये जो शब्द है ये गलत है, बाकी सब सही है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो उसे ही चुनना है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, क्षत्रिय। आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में सिंपल ही आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज की इतना घुमा दे रहा है कि आपको सभी को समझने में दिक्कत हो रही है। जी हाँ, आपसे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, राजतरंगी। किसने लिखी? कल्याण ने लिखी, ये भी आप याद रखिएगा। राजतरंगी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपों, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये, आपसे कि एग्जाम में भी पूछी जाती है कि राजतरंगी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। कौटिल्य ने संस्कृत में शासनकाल, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सी एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? तो राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की थी। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्यकला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। किसकी बात हो रही है? कौटिल्य की बात हो रही है। चरक महारथी ने चरक संहिता की रचना की थी। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो दिव्य कहानियों के माध्यम से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति कराते हैं। नेक्स्ट, रामायण के अनुसार किन का दूसरा नाम रत्नाकर था? रामायण के अनुसार किन का दूसरा नाम रत्नाकर था? तो राइट आंसर क्या है? वाल्मीकि का। किसका था? वाल्मीकि था। नेक्स्ट, राज के प्रतीक पर शब्द सत्य जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। और आपसे बता दें कि अभी आरपीएफ एसआई में यह क्वेश्चन आया था कि मंडूक के सत्य जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की मध्य गंगा घाट क्षेत्र में अनेक धर्मों समुदायों का उदय हुआ। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित विभिन्न समुदायों में से आगे चलकर केवल बौद्ध एवं जैन धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए। भारत के इन धार्मिक आंदोलनों में ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, इसलिए इसे सुधारवादी आंदोलन भी कहा गया है। आगे देखते हैं, इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों में पेचीदगियों के कारण ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित होने लगा, जो दूसरे वर्गों विशेषकर क्षत्रिय को पसंद नहीं आया। एक बात स्मरणीय है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रिय द्वारा शुरू किए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे भी आपके समझने के लिए जरूरी है। जैन शब्द जिन शब्दों से बना है, मतलब जैन शब्द किससे बना है? जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। आगे देखते हैं, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर थे। जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उनके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व को वास्तविक प्रवर्तक का श्रेय पारसनाथ को ही है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि पहला बनेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी जी हैं।
किस नंबर के तीर्थकर थे? 24वें नंबर के थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? अंतिम ये तीर्थकर थे। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 3-4, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो महावीर स्वामी थे इनके बारे में कुछ और जान ले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्वामी का जन्म, मतलब महावीर स्वामी की बात हो रही है, 540 ईसा पूर्व बिहार राज्य के वैशाली जिला में स्थित कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर है ये? तो बिहार राज्य के वैशाली जिले में। जैन धर्म का अन्य तत्व जो है इसे भी आप जान लें। जैन मातानुयायी कीर्ति एवं युद्ध के विरोधी थे। युद्ध के बिल्कुल विरोधी थे, शांति प्रिय थे, क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती है। वाणिज्य व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें हिंसा की संभावना नहीं रहती है। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था। एक क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमगधी में लिखे गए थे। उनकी भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिखे किस में थे? अर्धमगधी में लिखे गए थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। बाद में अर्धमगधी से अपभ्रंश का विकास हुआ था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। जैन धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता के अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जिन। क्या है? सुयशु कैवल्य है। क्या है? कैवल्य है। नेक्स्ट, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, ऋषभदेव को माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकों का जन्म स्थान माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है? अयोध्या। अयोध्या जो प्यारी नगरी श्री रामचंद्र जी की है, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे जैन तीर्थकर पारसनाथ संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या है? वाराणसी से संबंधित थे। पारसनाथ कहाँ से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? सम्यद शिखर जो है यह है। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? स्थूलभद्र ने। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो आपसे को मैंने बताया बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? मतलब बचपन का नाम क्या था? ये आपसे से पूछा रहा है। तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। भगवान महावीर स्वामी की माता कौन थी? इनकी माता का क्या नाम था? ये आपसे से पूछा जाए। तीर्थला थी। कौन थी? तीर्थला थी। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे? 35 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष या 30 वर्ष? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, 30 वर्ष। आगे देखते हैं, वर्धमान महावीर स्वामी 540 से 400 वर्ष ईसा पूर्व इनका जो है जीवन काल है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में जिरभिरिक गांव में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य
प्राप्त किया। केवल माने ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया। 72 वर्ष की आयु में पावा मतलब राजगिरी के पास उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई थी? पावा में हुई थी। राजगिरी सब याद करते हैं, लेकिन आप पावा याद कर रखिएगा। पावा कहाँ पर? राजगिरी में, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कभी सटक सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यशोदा, अडुज्या या त्रिशला? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जमाली था। कौन था? जमाली था। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? विजेता। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और जो तीर्थ के रूप में सम्मानित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैन कहते हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिका किसके मतलब पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो राइट आंसर क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट, अरुणव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण कौन करता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। मतलब जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की जो रचना और पालन पोषण हुआ है, किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, जैन दर्शन जो है यह मानता है। फ्रेंड्स कुछ तेज़ी से चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये अक्सर सबको पता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर आप सभी का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कुछ तेज़ी से चल रहे हैं। अगर ज़्यादा मतलब तेज़ी से चल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? आगम्य कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो राइट आंसर क्या है? अर्धमगधी में लिखे गए थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? तो महापुरी में। कहाँ पर किया गया था? महापुरी में किया था, जो राजगिरी के पास स्थित है। भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पाप रहित नगर। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगंबर का संपादन किया गया? तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र में जो हुआ था, इसमें किया गया था। नेक्स्ट, चापनीय किसका एक समुदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? तो राइट आंसर क्या है? जैन धर्म का था। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहला पाटलिपुत्र हो गया, दूसरा कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, पावापुरी या वल्लभी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निबंधवाद के नाम से जाना जाता था, ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या है? जैन धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं? वह क्या है? ये आपसे से पूछा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, कल्पसूत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक जैन तीर्थकर नहीं थे, इसमें से कौन एक थे जो
जैन तीर्थंकर नहीं थे, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। जो नाथ मुनि थे ये नहीं थे, बाकी जितने भी हैं ये जैन तीर्थंकर थे, लेकिन ये नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध जी किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनके पिता का क्या, तो किस कुल से संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित है। अगर इनके पिता का क्या नाम है ये पूछा है, शुद्धोधन इनका पिता का नाम था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को भी पता ही है कि लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ पे वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये अगर आप सभी से पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है स्थान दक्षिण नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। आगे देखते हैं, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री या माँ मतलब मौसी जो थी कौन थी, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। इनमें से कौन गौतम बुद्ध की जो है मौसी थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, प्रजापति गौतमी जो थी ये इनकी मौसी थी। और इनकी माता का नाम पूछ रहे क्या कौन था? तो इनकी माता का नाम महामाया था। आगे देखते हैं, महामाया गौतम बुद्ध की जन्म माता थी और महा प्रजापति गौतमी जो थी सुप्पा बुद्ध बहनें थीं, मतलब इनकी माता की बहन थी। बुद्ध की मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद लिया और उनकी बहन महामाया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से? कोलिन वंश से संबंधित थे। इनके पिता किस शाक्य कुल के थे और इनकी माता जो है कोलिन वंश की थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई? तो कहाँ पर प्राप्त हुई? बोध गया में। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, बोध गया में प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और आगे देखते हैं, बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगिरी में अपनी आस्था की शिक्षा दी थी, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? पोरस के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल राइट है, अजातशत्रु के द्वारा दी गई थी। प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हर्यक वंश के राजा थे। आगे देखते हैं, आगे है वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन वह कौन सा राजा था जिसने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो कौन है? राइट आंसर क्या है? अजातशत्रु है। अगर बात करें कि हर्यक वंश की यहाँ की बात हुई है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अगर ये आपसे से पूछा जाए तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। और हर्यक वंश को ही दोस्तों प्रीतहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा बनते थे वो अपने पिता की हत्या करके ही बनते थे। नेक्स्ट, निम्न में से चेठियागिरी बिहार सांची में बनाया जाने वाला किस धर्म का एक त्यौहार है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है चेठियागिरी जो त्यौहार है यह किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध धर्म का त्यौहार है। बुद्ध के दो महान शिष्यों में सरिपुत्त और महामोगलेने के अवशेष को देखने के लिए इस अवधि के दौरान सैकड़ों आगंतुक आते हैं। इन अवशेषों
को बिहार के स्तूप में 3 में खोजा गया था। घटना के दौरान अवशेष बाहर लाए जाते हैं और देश भर से तीर्थ यात्री उनके सम्मान के लिए आते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो सिद्धार्थ इनका दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान निष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? उनके जन्म को, उनकी गृह त्याग को, उनके प्रबोधन को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, उनके गृह त्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? इन्होंने अपना पहला कहाँ पर प्रवचन दिया था? तो राइट आंसर क्या है? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। सबसे पहले बुद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बुद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन था? गौतम, समुद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक या चंद्रगुप्त? तो राइट आंसर क्या है? अशोक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापना कला से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या है? हर्मिका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरा स्तंभ अभिलेख या फिर ऑप्शन हमारा डी है, रुम्मनी देई स्तंभ शिलालेख। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, ये आप याद रखिएगा। कौन सी? तीसरी हुई थी। पहला राजगिरी में हुआ था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन हमारा से बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हुई थी बौद्ध समिति, उसे आप देख लें। उस समय राजा कौन थे, स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध समिति जो थी, अजातशत्रु उस समय राजा थे और राजगिरी में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध समिति जो हुई थी, कालाशोक राजा थे उस समय के, वैशाली में हुई थी और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सबकामी। और कब हुई थी? 383 ईसा में। पहली कब हुई थी? 483 ईसा में। तीसरी जो हुई थी अशोक उस समय राजा थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुट्टा इस समय अध्यक्ष थे, 250 ईसा पूर्व में यह मतलब बैठक हुई थी। चौथी जो हुई थी, कनिष्ठ उस समय राजा थे, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र इस समय अध्यक्ष थे। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, एक बार दोबारा देख लें। प्रथम बौद्ध समिति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। राजा कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। दूसरी कालाशोक राजा थे, वैशाली में हुई थी। सबकामी अध्यक्ष थे, 383 BC में हुई थी। तीसरी जो हुई थी, अशोक उस समय राजा थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुट्टा अध्यक्ष थे, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी जो थी, कनिष्ठ उस समय राजा थे, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र इस समय के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पावापुरी जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, अशोक का अभिलेख स्थल। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था?
मतलब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किससे दिया था? तो राइट आंसर क्या है? सुभद्र को दिया था। किसे? सुभद्र को दिया था। किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में जो नियम बनाए गए उन्हें विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। त्रिपिटक को बुद्ध की रचनाओं का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटक में भिक्षुओं और नन्नों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है ऐसे बताने वाले नियम विनय पिटक में शामिल है। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। और रामपुत्र कौन थे? वो भी बुद्ध के गुरु थे। मतलब किसकी माताजी प्रजापति गौतमी जो है भिक्षुनी के रूप में चुना था? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है जो महाप्रजापति गौतमी थी वो किसकी माता थी जो मतलब एक भिक्षु बन गई थी बाद में? तो राइट आंसर क्या है? बुद्ध की थी। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो समय था वो मतलब कहाँ पर बिताया था? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में बिताया था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो जो उदयन थे इनके शासनकाल में जो है बुद्ध कहाँ पर आए थे? कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्त हुई थी। निर्वाण का मतलब है इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अशोक के शिलालेख से मिलती है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध समिति किस स्थान पर हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। राजगिरी में। कौन थे? काला यहाँ पर अजातशत्रु उस समय के राजा थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 383 ईसा पूर्व। और इसी वर्ष जो पहली बौद्ध समिति भी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? घर परित्याग या फिर ज्ञान प्राप्ति, निधन या पहले उपदेश? तो राइट आंसर क्या है? पहले उपदेश में बनाया गया था। पहला उपदेश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र राज्य बना था, स्वदेशी देश बना था। लायन कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हुए हैं। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? दीनानाथ भार्गव ने। नेक्स्ट, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, संसार में दुख है। समुदाय, दुख के कारण है। निरोध, दुख के निर्वाण मतलब इसके उपाय क्या हैं? मार्ग, निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, ये बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो राइट आंसर क्या है? सारनाथ में। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक प्रतित्य समुपाद्य के सिद्धांतों की व्याख्या करता है, वह कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो राइट आंसर क्या है? द्वितीय है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। बुद्ध धम्म संघ। क्या? बुद्ध धम्म संघ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम इतना ही रखेंगे। अब पार्ट 2 में हम कहाँ से पढ़ेंगे? महाजनपद से पढ़ेंगे।
और इसके के आगे का जितने भी चैप्टर है उसे भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो किस प्रकार से लगा है, आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, किस सब्जेक्ट की और वीडियो आप सभी को चाहिए वो भी आप सभी बता सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।